आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। लेकिन बहुत लोगों को ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो ग्रीन हाउस वर्ड है उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ग्रीन हाउस के बारे में बात करेंगे कि ग्रीन हाउस क्या है। वैसे आप लोगों ने ग्रीन हाउस देखा होगा या तो एग्रीकल्चर फार्म में या कॉलेज के फार्म में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, फिर हम उसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। ये एक सिंपल सा ग्रीन हाउस का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। इसमें आप देखेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट ग्रीन हाउस है, मतलब कि आप बाहर से अंदर की तरफ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का सरफेस है वो ग्लास पैनल का बना हुआ है। किस चीज़ का बना हुआ है? ग्लास पैनल का। अब इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि सन से जो सोलर रेडिएशन आ रहे हैं वो पहले क्या करेंगे, इस ग्लास पैनल पे पड़ेंगे और उसके अंदर से फिर ये अंदर आ जाएंगे ग्रीन हाउस के अंदर। अब क्योंकि सोलर रेडिएशन बहुत ही हाई एनर्जेटिक होता है तो वो क्या करेगा, अंदर हीट कॉज करता है, ग्रीन हाउस के अंदर हीट कॉज करता है। हीट कॉज करने से क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है ग्रीन हाउस का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि आपने अपने कार को पार्क किया है ओपन स्पेस में ऑन ए सनी वेदर। ठीक है, आप आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आते हैं और उसके डोर को खोलते हैं तो अंदर का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेम वही इफ़ेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस के अंदर हो रहा है। अंदर का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस ग्रीन हाउस की क्या ज़रूरत है? ग्रीन हाउस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम विंटर के प्लांट्स को यहाँ पे अंदर ग्रो कर सकते हैं। विंटर प्लांट्स जो कि बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि विंटर में, एक्सट्रीम विंटर में भी हम उस प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं इनसाइड द ग्रीन हाउस, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड टेम्परेचर। यानी कि ग्रीन हाउस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन हाउस के जो अंदर फिनोमेना हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में हम बात करेंगे अर्थ के टेम्परेचर एज वेल एज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है कि हम यूज़ कर रहे हैं ग्रीन हाउस लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्थ के टेम्परेचर एंड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो हमने ग्रीन हाउस जो वर्ड लिया है उस पर हमने देखा है कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं या एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हम वहाँ पे भी टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अर्थ सरफेस टेम्परेचर
एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। दोनों क्या है, बढ़ता है। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमेना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऑटोमेटिकली, मतलब ये ह्यूमन के द्वारा नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है गॉड के द्वारा। गॉड के द्वारा ये बनाया गया है, नेचर के द्वारा बनाया गया है। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये अर्थ के टेम्परेचर को और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को एक एवरेज कांस्टेंट में रखता है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता, -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है वो अगर नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, और उस समय इस टेम्परेचर पे लाइफ को सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसा कि हमने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमेना है, ये गॉड के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है। तो हम इस सिस्टम को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अर्थ के सरफेस की, एटमॉस्फेयर की एंड स्पेस की। तो सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। अर्थ सरफेस, इसको सराउंडिंग कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर कर रहा है। ये हो गया एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है, स्पेस है, जहाँ पे कई प्लैनेट्स हैं एंड सन इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स। तो यहाँ पे हम सन को दिखाते हैं। ठीक है, अब सन से क्या होगा, सोलर रेडिएशन निकलेगा। सोलर रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ आपको जो कि जानना जरूरी है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम हीट देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, हम यहाँ सन की बात करते हैं। सन तो बहुत ज़्यादा हीट है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन वो शॉर्ट वेव रेडिएशन एमिट करेगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब एक और रिलेशन है जो आपको पता होगा, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, कम होगा। अगर एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम सन की बात करते हैं। सन तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो उसका वेवलेंथ जो एमिट करेगा वो क्या होगा, कम होना चाहिए।
दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि सन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन एमिट कर रहा है, और शॉर्ट वेव में भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ से सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट कर रहा है, जो कि पहले कहाँ पे आएगा, एटमॉस्फेयर पे हिट करेगा। तो 25% ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। 25% ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है स्पेस में। अब बचा कितना, 50%। तो 50% जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वो पहुंच रहा है अर्थ सरफेस पे। 50% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंच रहा है। अब ये रेडिएशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जैसे वो अर्थ पे हिट करता है, अर्थ के सरफेस पे हिट करता है, तो इसका भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा। और हमने पहले ही बताया आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। तो अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन इसका एनर्जी उतना नहीं होता है, इसलिए ये क्या करेगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करता है। यहाँ से देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन 50% आ रहा है कि कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे। और यहाँ से जब अर्थ में हीट आता है तो ये क्या करता है, लॉन्ग वेव का रेडिएशन को एमिट करता है, और जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट जैसे करता है वो एटमॉस्फेयर से टकराता है, और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो उसको फिर से री रेडिएट कर देते हैं अर्थ पे। ठीक है, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन यहाँ गया, एटमॉस्फेयर से टकराया, फिर वहाँ से टकरा कर फिर से वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, तो जो मेन गैसेस हैं जो इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको रिवर्ट करने में, मतलब कि री रेडिएट करने में, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है। ये दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे वो इंफ्रारेड उनसे टकराता है, उसके गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है, एक तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन को री रेडिएट कर रहे हैं, और दूसरा जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक तो अल्ट्रावायलेट आ रहा है, दूसरा इंफ्रारेड फिर से दोबारा आ रहा है यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होगा, अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और एटमॉस्फेयर में जो इंफ्रारेड हिट कर रहा है वो वहाँ के गैस मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है और वो हीट एनर्जी पैदा करता है, जिसके कारण से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। जो इंफ्रारेड रेडिएशन री रेडिएट हो रहा है अर्थ सरफेस पे, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स। ग्रीन हाउस फ्लक्स, इंफ्रारेड रेडिएशन जो री रेडिएट हो रहा है अर्थ सरफेस पे, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स। ठीक है, एक टर्म हो गया।
अब एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जो कि मेन गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो री रेडिएट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और रेडिएटिवली एक्टिव गैसेस, दोनों का मतलब सेम है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को स्पेस में जाने से रोकते हैं और उसको सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे री रेडिएट कर देते हैं। तो ऐसे गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस और रेडिएटिवली एक्टिव गैसेस। ये तो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है जिसके कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। अब इमेजिन कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या और कोई गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि उसके गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर में होंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, ज़्यादा हीट एनर्जी रेडिएट करेंगे और उससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन और यूज़ ऑफ फ्रीज और एनी काइंड ऑफ मशीन्स, जिसके कारण ये इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ने से जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और देखा गया है कि फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। ठीक है, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन के बढ़ जाने के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करते हैं कि कौन कौन सा जो गैसेस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्विक मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन CFC, देन N2O। ठीक है, ये 4 गैसेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है, मीथेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलता है या एयरकॉन से निकलता है, AC से निकलता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका कंसंट्रेशन 14% है कंट्रीब्यूशन। एंड N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 6% है। तो यह भी आपको एग्ज़ाम में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किस गैस का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में कितना है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव।